बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती हो, हमारा चैनल अच्छा लगता हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और इनके लिंक्स अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, हमें बल मिलेगा और हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाया करेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज झारखंड की सीटों की बात है। झारखंड में 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। उसकी सहयोगी पार्टी आसू ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी और झामुमो भी 1 सीट ही जीत पाई थी। तो इस तरह से 14 सीटों में 12 सीटें एनडीए को मिली थी और जो इंडिया है उसको 2 सीटें मिली थी। इस बार क्या होगा? अभी तक क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्या जमीनी सूचनाएं हैं, उनके आधार पर आज का आकलन है। इसमें खास बात यह है, इस आकलन को अंतिम नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ 3 सीटों पर नाम घोषित किए गए, वो भी कांग्रेस ने घोषित किए। बाकी किसी भी सीट पर नाम क्लियर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एनडीए ने 14 की 14 सीटों पर नाम घोषित कर रखे। एनडीए के प्रत्याशी कहां से कौन है ये जान लेना बेहतर रहेगा। दुमका से सीता सोरेन। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है और एमएलए है। उन्होंने अभी हाल में झामुमो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुमका से टिकट दिया है और दुमका से जो जीते हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, उनका टिकट काट दिया है। इसमें एक रणनीति है। वो रणनीति ये है कि सीता सोरेन को वहां से टिकट देने पर हो सकता है सोरेन परिवार में कुछ खलबली मचे और उसमें परिवार के अंदर आमने सामने लोग आ जाए। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि शिबू सोरेन का परिवार सीता सोरेन के सामने परिवार के किसी व्यक्ति को शायद ना खड़ा करे और ना कोई मजबूत कैंडिडेट ऐसा दे जिससे सीता सोरेन मुश्किल में फंसे। उसकी वजह एक ये भी है कि जरूरत पड़ने पर बाद में ये स्थिति बनी रहे कि सीता सोरेन वापस आ जाए, इतनी कड़वाहट ना हो। तो इस वजह से दुमका में अभी तक नाम तय नहीं हो पाया है। राजमहल से जो झामुमो के सांसद हैं, जो पिछली बार जीते थे, अकेले सांसद थे, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी जगहें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं, उसमें कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री और पहले राजद में हुआ करती थी। पिछले चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। सिंहभूम से गीता कोड़ा को टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। गीता कोड़ा मधु कोड़ा जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और अकेले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी है और कांग्रेस से पिछली बार ये चुनाव जीती थी और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इनको टिकट मिल गया है। रांची से जो सिटिंग एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय सेठ, उनका टिकट क्लियर है। खूंटी से अर्जुन मुंडा जो केंद्र में मंत्री हैं और आदिवासी विकास और कृषि मंत्रालय उनके पास है और पिछले कुछ दिनों में उनका कद केंद्रीय मंत्रिमंडल पे काफी बढ़ा है। आपको याद होगा जब किसानों से बातचीत का सिलसिला चला था, उसमें अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। लोहरदगा से समीर उरांव को टिकट दिया गया है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं और इनको दिया गया है लोहरदगा से। पलामू से वीडी राम सिटिंग सांसद हैं, पलामू की सीट एससीज के लिए रिजर्व है। जमशेदपुर से विद्युतरण महतो, ये भी सिटिंग सांसद हैं। चतरा से कालीचरण सिंह, चतरा से टिकट बदला गया है। धनबाद से ढुल्लू महतो बाघमारा से विधायक हुआ करते थे और काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं। इनको लेकर के धनबाद में काफी हलचल है, तो इस पर अलग से अभी बाद में बात करेंगे जब धनबाद की बात करेंगे। राजमहल जहां से
झामुमो का सिटिंग एमपी है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को उतारा है, मनीष जायसवाल नहीं, ताला मरांडी को उतारा है। हजारीबाग हजारीबाग से जहां से जयंत सिन्हा सांसद थे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के, जयंत सिन्हा ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है, जिनका टिकट कटना होता है उनसे पहले कहला दिया जाता है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। गोड्डा से डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिनके नाम से पूरा देश परिचित है। और एक सीट गई है आसू को, गिरिडीह की। पिछली बार भी ये सीट आसू को मिली थी, और ये सीट जो वहां के सिटिंग सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्हीं को टिकट आसू ने दिया है। तो इस तरह से 14 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की बात। कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें एक तो खूंटी में पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 1500 वोटों से हारी थी। इसके अलावा लोहरदगा में, और उन्होंने घोषित किया है हजारीबाग में जयप्रकाश पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे या हैं आप कहें, उन्होंने पाला बदला है। वो विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी थे, और उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। तो 3 टिकट कांग्रेस के, सुखदेव भगत लोहरदगा से। तो इस तरह से 3 टिकट हुए। अब एक नाम और क्लियर हो गया है, वो है कोडरमा से। कोडरमा की सीट दी गई है माले को। तो सीपीआई एमएल के एक विधायक हैं विनोद सिंह, जिनके पिताजी भी विधायक होते थे। विनोद सिंह कोडरमा की सीट से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है, उनकी पार्टी ने उनका नाम तय किया। तो एक नाम इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तय हो गया। चतरा की सीट राजद के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और राजद पलामू पर भी अड़ा हुआ है कि पलामू सीट भी उसको मिलनी चाहिए। अभी चीजें तय नहीं हुई हैं, शायद सामने नहीं आई है। अगर उन लोगों ने तय कर लिया हो तो अलग बात। तो अब जो सीटें झामुमो के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सीटें हैं चाईबासा की। चाईबासा मतलब सिंहभूम, जमशेदपुर और दुमका, राजमहल, और एक सीट है दुमका, राजमहल, जमशेदपुर और सिंहभूम, और जो एक सीट है वो आती है, और एक सीट याद नहीं आ रही कौन सी सीट है, जो इनको गिरिडीह की सीट। तो ये 5 सीटें झामुमो के खाते में। अब इस पर जो सारी स्थिति दिखाई दे रही है, जब तक नाम नहीं घोषित है उससे पहले ही देखिए, इसमें जिन 3 सीटों पर नाम घोषित किया है कांग्रेस ने, उसमें से 2 सीटें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रही है खूंटी की, जिसमें अर्जुन मुंडा के लिए बहुत चुनौती होगी, और दूसरी सीट है लोहरदगा। लोहरदगा में अगर लगा हुआ है कि उसमें झामुमो के विधायक है चमरा लिंडा, वो चाहते थे कि उनकी पार्टी को वो सीट मिले और वो चुनाव लड़े, लेकिन वो सीट कांग्रेस को गई है। तो अगर चमरा लिंडा, जो विद्रोही काफी रहे हैं झामुमो में, तमाम मौकों पर ऐसा उनका व्यवहार रहा है जिससे लगता रहा कहीं वो पार्टी के खिलाफ न चले जाए। तो अगर वो नहीं खड़े हुए तो फिर कांग्रेस के लिए लोहरदगा आसान सीट रहेगी। खूंटी अर्जुन मुंडा के रहते टफ है, लेकिन कांग्रेस का अपर हैंड माना जा रहा है। और हजारीबाग में जो जयप्रकाश पटेल को जो टिकट दिया गया है, वहां से मनीष जायसवाल है भारतीय जनता पार्टी से। टफ फाइट रहेगी। जेपी पटेल यशवंत सिन्हा का आशीर्वाद भी ले आए हैं, और अगर कहीं जयंत सिन्हा की तरफ से इशारा हो गया उनके पक्ष में, तब तो चीजें काफी अनुकूल हो जाएंगी, और नहीं तो टफ फाइट वो भाजपा को देंगे। कौन जीतेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। कोडरमा से विनोद सिंह, मैंने कहा विनोद सिंह का अपर हैंड रहेगा उस सीट पर। अन्नपूर्णा देवी के लिए मुश्किल होगी। चतरा, अगर राजद में किसको टिकट मिलता है, चतरा की सीट भी ऐसी है
कि जहां पर टफ फाइट रहेगी। और पलामू पलामू में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। भारतीय जनता पार्टी का 2 सीटों पर अपर हैंड दिखाई दे रहा है। एक पलामू की सीट, और एक सीट जो दिखाई दे रही है वो है अ, एक सीट जो और दिखाई दे रही है वो है रांची की सीट, जहां से संजय सेठ जो सिटिंग सांसद हैं, उन्हीं का टिकट रिपीट किया गया है। अब बात करते हैं टिकटों के बंटवारे को लेकर। 2 सीटें देखिए साफ-साफ दिख रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहेगा। अब इंडिया गठबंधन का अपर हैंड कहाँ है? एक तो खूंटी मैंने आपको बताया, एक लोहरदगा बताया, कोडरमा है, राजमहल जहां से झामुमो का सिटिंग सांसद है, और गिरिडीह की सीट भी ऐसी है जहां पर अपर हैंड दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन का अपर हैंड रहेगा, और एक सीट चतरा जो आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो सीटें हैं वहां पर 50-50 दिख रहा है। धनबाद में, चाईबासा में, जमशेदपुर में, दुमका में, गोड्डा में, हजारीबाग। अब धनबाद की बात करते हैं, पहले रांची की बात कर लेते हैं। रांची में जो भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले सांसद थे, 2014 में जीते हुए, राम टहल चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं कि राम टहल चौधरी को कांग्रेस यहाँ का टिकट देगी, रांची का टिकट देगी। हालांकि उससे पहले सुबोध कांत सहाय का नाम बहुत चर्चा में था, लेकिन अब राम टहल चौधरी का नाम भी चर्चा में है कि इन दोनों में से किसी को टिकट मिलेगा। रांची की स्थिति यह है कि राम टहल चौधरी को टिकट मिले या सुबोध कांत सहाय को टिकट मिले, दोनों स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहेगा। उसकी एक बड़ी वजह, रांची जैसा बड़ा शहर जो राजधानी है, वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अपर हैंड। पलामू से जो सांसद हैं, एक तो रिजर्व सीट है, एससी की सीट है ये, और यहाँ पर भी राजद को अगर ये सीट मिल जाती है तो राजद का जो भी उम्मीदवार हो, बहुत ज्यादा फर्क पलामू पर नहीं पड़ेगा, वहां पर अपर हैंड रहेगा, ऐसा लगता है। तो ये बातें हो गई। फिर बात करते हैं धनबाद की। धनबाद में ढुल्लू महतो को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी। अब रविंद्र पांडे जो गिरिडीह से 2014 में सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, और अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस के संपर्क में है, और इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस में आ सकते हैं। तो अगर रविंद्र पांडे कांग्रेस में आते हैं तो हो सकता है रविंद्र पांडे को धनबाद से टिकट मिले। और दूसरा नाम जो चर्चा में था लेकिन उन्होंने पहले मना कर दिया था, वो है पूर्णिमा नीरज। ये अभी दिल्ली गई हैं लीडर्स से मिलने के लिए, अपने नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए, और इनके जाने के साथ ही ये चर्चा तेज हो गई है कि शायद ये इच्छुक हैं धनबाद से लड़ने के लिए ढुल्लू महतो का नाम आने के बाद। ढुल्लू महतो को लेकर के तमाम तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, उन पर तमाम आरोप है। 2017-2018 में हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को निर्देश दिया था कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चलना चाहिए, लेकिन चूंकि ये भाजपा के विधायक हैं तो इन पर कोई इस तरह का केस हुआ नहीं है अभी तक। तो एक तो मसला ये तेजी से उठा हुआ है। दूसरा, धनबाद का जो मारवाड़ी समाज है उसने ढुल्लू महतो का जो रवैया रहा है उसको देखते हुए पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी के बाद ढुल्लू महतो आग बबूला हो गए और उन्होंने अध्यक्ष को फोन करके काफी तल्ख लहजे में बातचीत की, और उन्होंने कहा कहाँ मिलना है बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ मिलने। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा मैं आपके घर चाय पीने आ जाता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं आपके घर आता हूँ, या आप जो जगह बता दीजिए वहां मिलते हैं। तो उसके बाद काफी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। सरयू राय जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से रघुबर के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी खटपट हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने रघुबर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और रघुबर उस चुनाव में हार गए थे। रघुबर जब मैं कहता हूं तो रघुबर का मतलब है रघुबर दास, जो यहाँ के
मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए, पहले और अकेले अब तक के। तो और रघुवर दास इस समय उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो एक तो जो रघुवर वाला कांटा था वो जा चुका है। बीच में चर्चा ये हुई थी कि जदयू धनबाद की सीट एनडीए में मांग सकता है, और अगर जदयू मांगता, अब तो नहीं मांगी है, तो सरयू राय के नाम की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि जदयू के कोटे से सरयू राय वहां से चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय नीतीश कुमार के बहुत खास मित्र हैं। तो सरयू राय ने आज धनबाद जा करके, सरयू राय को लेकर के कुछ बात हुई थी, डुल्लू महतो ने कुछ ऐसा कहा था जिसको लेकर के उन्होंने क्लियर किया कि डुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए। डुल्लू महतो के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस तरह से एक माहौल धनबाद में डुल्लू महतो का बना है। वहां के जो समीकरण है उसके हिसाब से अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट मिल जाता है तो धनबाद की सीट भी कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कांग्रेस के खाते का कहने का मतलब है कांग्रेस वहां से जीत सकती है। तो ये हुई धनबाद की बात। रांची की बात मैंने कर ली। जमशेदपुर जो फंसी हुई सीट है वहां से विद्युत किरण महतो हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कुणाल सारंगी, उनका नाम चर्चा में था कि वो झामुमो के संपर्क में है और झामुमो से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर बातें कुछ इस तरह की सामने आई कि झामुमो ने कहा कि अभी नहीं, हम आपको अगले विधानसभा चुनाव में, आप आ जाइए, अगले विधानसभा चुनाव में आपको एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए शायद वो तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने प्रेस में कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में से जाने का कोई इरादा नहीं। वो दरअसल पहले झामुमो में थे और हेमंत के बहुत खास व्यक्ति हैं। हेमंत मतलब हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे और इस समय ईडी की हिरासत में जेल में। तो जमशेदपुर से अब किसको टिकट मिलता है? टिकट तय करना है चंपाई सोरेन को, जो मुख्यमंत्री है। चंपाई सोरेन किसका नाम तय करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि जमशेदपुर की सीट पर क्या होगा और किस तरह का मुकाबला होगा। पिछली बार चंपाई सोरेन खुद लड़े थे और हार गए थे। अब दुमका की सीट की बात करते हैं। दुमका की सीट पर सीता सोरेन, मैंने आपको बताया कि शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन 2009 में नहीं रहे थे। उसके बाद हेमंत सोरेन राजनीति में आए, और इसको लेकर के दुर्गा सोरेन को ये लगता, सीता सोरेन को ये लगता रहा कि उनका हक था जो जिस, और उस हक को मार दिया गया और उसकी जगह हेमंत सोरेन को बैठा दिया गया। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी विधायक हैं। चर्चा ये थी कि बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये क्लैरिटी आ रही है कि वहां से सोरेन परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब अगर झामुमो के कुछ पुराने लोग हैं जिनका वहां पर असर भी है, रसूख भी है, अगर उन लोगों के नाम सामने आते हैं तो दुमका की सीट थोड़ा फंस सकती है। एक यहाँ खास बात यह है कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में गांडे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहां जो सीट पिछले दिनों खाली कराई गई थी जब हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, और ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन ये सीट इसलिए खाली करा रहे हैं जिससे कि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ सके। ये जनरल सीट है और उनकी पत्नी उड़ीसा से आती हैं, इसलिए यहाँ की रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। तो अब ये तय हो गया है कि गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का उपचुनाव, जो वहीं से इसी के साथ हो रहा है। अब मामला ये कि सीता सोरेन वहीं से सांसद का चुनाव लड़ रही हैं, लोकसभा का चुनाव, और कल्पना सोरेन लड़ रही हैं विधानसभा का चुनाव। इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा। और अगर झामुमो का कोई मजबूत कद्दावर प्रत्याशी होता है तो मुकाबला बहुत कांटे का हो सकता है, और ऐसे में हो सकता है कि झामुमो सीट निकाल ले। इसके अलावा है गोड्डा की सीट। गोड्डा की सीट निशिकांत दुबे, जो बहुत ही बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद में भी, लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी, जिन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ पूरा कैंपेन चला रखा और लोकसभा में वो गांधी परिवार के खिलाफ कैंपेन चलाए रखते हैं लगातार। और वो पार्टी का जो हाईकमान है, यानी पार्टी के जो दो बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके वो करीबी माने जाते हैं
और उन्हीं की तरफ से उनको ये असाइनमेंट दिए जाते हैं, किसको निशाना बनाना है, किसको क्या करना है। उन्होंने काफ़ी गोड्डा में एक चीज़ और बता दें, अडानी का पावर प्लांट भी है और उस पावर प्लांट को लेकर के तमाम तरह की असंतोष भी है और उस उन्होंने जो विकास कराए हैं उस क्षेत्र का, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। गोड्डा में तमाम विकास कार्य हुए हैं जो निशिकांत दुबे की वजह से हुए और उसकी रेलवे कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। तो इन सब का असर भी है, लेकिन वहाँ से किसको टिकट मिलता है, कांग्रेस किसको टिकट देती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो मुकाबला कितना कांटे का होगा। प्रदीप यादव वहीं उसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन प्रदीप यादव इस बार वो उस कतार में नहीं है टिकट की, कांग्रेस में हैं। पहले वो झाविमो में होते थे, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। फिर बाबूलाल मरांडी चले गए भारतीय जनता पार्टी में, प्रदीप यादव आ गए कांग्रेस में। तो वहां पर एक नाम दीपिका पांडे सिंह का चल रहा है कि अगर वो जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनका नाम है, अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर चीजें बहुत फंस सकती हैं। अब इस तरह से अगर आप देखें, जो गणित पिछले चुनाव में 2019 में था, 14 में से 12 सीटें एनडीए की और एनडीए की 12 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी की। तो आज की तारीख में जब नाम क्लियर नहीं है, तब और कयास ही चल रहे हैं तमाम तरह के, तब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें या एनडीए की सिर्फ 2 सीटें ऐसी दिख रही हैं जिनको कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर यहाँ एनडीए के प्रत्याशियों की जीत होगी। वो हैं रांची और पलामू। और 5 सीटें दिख रही हैं, 6 सीटें दिख रही हैं इंडिया गठबंधन की, जहां पर मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के पार्टियों का प्रत्याशियों का अपर हैंड रहेगा। मैं फिर से वो सीटें दोहरा देता हूं, खूंटी, कालीचरण मुंडा, लोहरदगा, सुखदेव भगत, कोडरमा, सीपीआई एमएल से विनोद सिंह, राजमहल, यहाँ से झामुमो के सिटिंग एमपी हैं। गिरिडीह, गिरिडीह एक ऐसी जगह है जहां पर मामला भारतीय जनता चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए, आसू के लिए बहुत मुश्किल है। और चतरा में आरजेडी का लगभग क्लियर माना जा रहा है कि आरजेडी वहां पर सीट निकाल लेगी, क्योंकि तमाम इस तरह के समीकरण पिछले 5 सालों में बने हैं। इन जिन सीटों की बात कर रहा हूं इसमें बने हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इन 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन का अपर हैंड रहेगा। अब अगर 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन का अपर हैंड रहता है, 2 सीटों पर एनडीए का अपर हैंड रहता है, तो यहीं से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी जो बचती हैं 6 सीटें, उन 6 सीटों में कांटे का मुकाबला ऐसा माना जा रहा है। तो कांटे का मुकाबला अगर है, और मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम संसाधन होते हैं, तमाम तरह की चीजें रहती हैं, उनके पास पैसा भी बहुत रहता है, संसाधन भी बहुत हैं, कमिटेड उनके कैडर है, कार्यकर्ता है और तमाम अनुषांगिक संगठन हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे में अगर ये माना जाए कि 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी या 5 सीटें भी निकाल लेगी, 5 सीटें अगर निकाल लेती है तो बराबरी पर मामला आ जाएगा। 6 सीटें वो और 1 सीट इंडिया गठबंधन। तो 6 और 7, इधर 2 और 5, 7। तो पिछली बार के मुकाबले चीजें इस बार अलग हैं झारखंड में। अब बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भाई किस करवट ऊंट बैठेगा, जब प्रत्याशी सामने आएंगे। और चुनाव में ये तय नहीं होता है कब कौन से मुद्दे उठ जाएं, क्या चीजें सामने आ जाएं और उसका क्या असर हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि हेमंत सोरेन का जो एपिसोड हुआ और वो जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक वर्ग विशेष में नाराजगी है। कल्पना सोरेन जिस तरह से पब्लिक उसमें जा रही हैं और कई जगह उनके आंसू आ जाते हैं, उस सब का असर भी एक स्तर पे पड़ रहा है। और कल्पना सोरेन दरअसल उस तरह से चेहरा सामने रखा जा रहा है जैसे झामुमो के आने वाले दिनों में अगर हेमंत सोरेन की रिहाई नहीं होती है जल्दी, तो कल्पना सोरेन ही पार्टी की कमान संभालेंगी।
क्योंकि वो मुंबई में जो शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, उसमें चंपई सोरेन के साथ गई थी, लेकिन वहाँ बोलने का मौका सिर्फ कल्पना सोरेन को ही पार्टी ने दिलवाया था। अब कल जो दिल्ली में रैली हो रही है रामलीला मैदान में, जो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसकी वजह से जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का मामला है, तो उस रैली में भी चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन जा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ भी कल्पना सोरेन ही अ, लोगों को संबोधित करेंगी। कल्पना सोरेन दिल्ली में है और वो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलने गई थी, जिसके फोटो सोशल मीडिया पे सब जगह आए हैं। तो इस तरह से एक नई लीडरशिप भी सामने आ रही है कल्पना सोरेन के तौर पर, और कल्पना सोरेन का अब तक का जो पब्लिक अपीयरेंस रहा है, उससे लगता है कि उनमें पोटेंशियल है और वो चीज़ों को शायद आगे तेज़ी से बढ़ा सकेंगी। बस शर्त ये है कि चंपई सोरेन और पूरी पार्टी के लोगों का समर्थन मिले, और ये शर्त इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें मुझे कोई बहुत आशंका नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में कब क्या हो, ये कहा नहीं जा सकता है। फिर भी चंपई सोरेन पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिक्कत उनके साथ है, वो दिक्कत ये है कि हेमंत का जो अपना एक पार्टी के अंदर जो उनके खास लोग थे, उनको कल्पना सोरेन की तरफ से उतना तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स पार्टी चलाने में और इन सब में तमाम तरह की जो संसाधनों की दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है झामुमो के पास, लेकिन और संसाधनों की दिक्कत हो सकती है, और चंपई सोरेन अभी तक उस तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। सरकार पे उनकी पकड़ है, उन्होंने चीज़ें वो कर ली हैं। लेकिन जो संसाधनों को मैनेज करने का मामला होता है, उसमें अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि चंपई सोरेन बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने तुरंत पकड़ बना ली हो और संसाधनों को मैनेज करने में एक मैनेज करना शुरू कर दिया हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये एक दिक्कत है, हो सकता है आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। तो ये बात हुई चुनाव की। अब वो बहुत सारी चीज़, आज की बात खत्म करते हैं और फिर आपसे एक बार आग्रह करेंगे कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे, हमारे कमेंट्स अच्छे लगे, हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो इस वीडियो के लिंक और हमारे चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें। साथ में आप उनको ये भी बता दें कि इस चैनल में क्या आता है, इसमें क्या बात होती है, जिसकी वजह से इसे सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। इससे हमारी मदद होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम और ताकत के साथ तमाम बातें जो होनी चाहिए आपके सामने रख सकूँगा, चीज़ों को ला करके आपके सामने रख